वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ लिपनकॉट फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में आज हमारा जो है वो चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट पार्ट 2 है। तो इसमें हम जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स को देखेंगे। ठीक है, इसके जो हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, 4 फेजेस हैं जिसमें जो है वो ड्रग गुजरती है। और फार्माकोकाइनेटिक्स हमने कहा था कि बेसिकली वो सारे जो है वो प्रोसीजर्स हैं जो हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ड्रग को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो ये चारों फैक्टर्स हैं: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली एक्सक्रीशन। तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन और ड्रग्स देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग्स की किस तरह से होती है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बारे में हमने जो है वो ये मतलब जो है वो पहले से मतलब इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास अब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली होती क्या है। अब्जॉर्प्शन है कि हमने कोई भी मेडिसिन या कोई भी जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर की, वो किसी भी रूट के थ्रू हो सकती है। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने जो है वो डिटेल से देखे थे लास्ट वीडियो में। तो किसी भी रूट से हमने कोई ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की, अब वो वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या प्लाज्मा में या फिर हमारे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में वो ड्रग जाए और उसको जो है वो अब्जॉर्ब होके, तो जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो उसमें पहुंच रही है वो हमारी जो है वो अब्जॉर्प्शन है। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना किसी भी ड्रग का, वो हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, प्लाज्मा में, ब्लड स्ट्रीम में। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द environment where the drug is absorbed, chemical characteristics of the drug and the route of administration। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे कि हमने कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चूज किया है। अगर तो वो आईवी होगा तो वो हमने कहा था कि डायरेक्टली जो है वो ब्लड में लग रहा है, और ब्लड में लगने का मतलब है कि उसमें सारी की सारी जो है वो अब्जॉर्प्शन सीधी सीधी ब्लड में जा रही है, 100% अब्जॉर्प्शन हो रही है। उसमें किसी भी किस्म की हमें जो है वो एम्बिग्विटी नहीं है, किसी भी किस्म की जो है वो हमें उसमें परेशानी नहीं है। हमें पता है कि इंजेक्शन जो है वो ब्लड में लग रहा है, वेन में लग रहा है, तो सारी की सारी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है मेडिसिन या ड्रग, तो अब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी 100% है। अगर हमारे पास जो है वो कोई और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा रेदर देन आईवी, तो हमारे पास जो है वो फिर उसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसकी अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसमें केमिकल कैरेक्टर्स आ जाएंगे किसी भी ड्रग के, वो लिपोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो आ जाएगा। देन जो है वो जहाँ से ड्रग ने अब्जॉर्ब होना है उस जगह का एरिया, इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन आईवी या फिर अदर देन इंट्रावेनस में रिजल्ट इन पार्शियल अब्जॉर्प्शन। पार्शियल अब्जॉर्प्शन मींस कंप्लीट अब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो आईवी में हमने कहा कि हमारे पास जो है वो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होती है, तो अदर देन आईवी जो रूट्स हैं उनमें हमारी जो अब्जॉर्प्शन है वो पार्शियल होगी, या फिर जो है वो उसमें लोअर बायो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इसको हम जो है वो डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। तो आज के लेक्चर को जो है वो मतलब कंटिन्यू करने से पहले हम ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो बाद में चीज़ें आसान रहें। बायो अवेलेबिलिटी और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम पहले देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। कि हमने जो है वो बात की कि हमारे पास ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होनी है, तो ड्रग अब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी। तो बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कि हमारी जो है वो कोई भी ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की थी, लेट्स सपोज हमने जो है वो ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर की, अब वो ड्रग की जो है वो कितनी कंसंट्रेशन, उस वो किस रेट से और किस हद तक जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, या फिर कितनी हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, वो हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। कि हमारी ड्रग जो है वो कितनी अवेलेबल हुई सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, कितनी अच्छी उसकी अब्जॉर्प्शन थी, जितनी अच्छी अब्जॉर्प्शन होगी उतनी अच्छी उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इफ 100 mg ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, हमने जो है वो ओरल रूट से एक 100 mg की टैबलेट दी और 70 mg इज अब्जॉर्ब्ड अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज्ड की बात हम कर रहे हैं कि हमारी वो ड्रग जो इंटैक्ट फॉर्म में अब्जॉर्ब होगी या इंटैक्ट फॉर्म में जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। ठीक है, तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 70% होगी या फिर 0.7 होगी, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी हम जो है वो 0 से लेके 1 तक काउंट करते हैं, जिसमें 1 हमारे पास जो है वो 100% है और 0 से 0%, तो 70% इसके इन बिटवीन जो है वो 0.7%। ठीक है, तो 0.7% बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि 30% जो मेडिसिन है वो रास्ते में कहीं डिग्रेड हो गई, डिकम्पोज हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, वो अब्जॉर्ब नहीं हुई, या इवन अब्जॉर्ब हुई है तो वो अब अनचेंज्ड फॉर्म में है, उसकी जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो गई है। तो हम
बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम ये वर्ड ऐड नहीं करते कि अनचेंज्ड फॉर्म में कितनी ड्रग जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंची, ठीक है, अनचेंज्ड फॉर्म में, वो हमारे पास जो है वो बायो अवेलेबिलिटी है। तो अगर हमारे पास किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 0.7 है या 70% है, तो बाकी 30% जो है वो कहाँ गई, वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है। अब फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को हम समझने के लिए जो है वो इसको थोड़ा सा देखते हैं, साथ साथ आप गौर से जो है वो मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो हम चीज़ों को इस तरह से ज़्यादा जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम पिक्चर्स की मदद से, फिगर्स की मदद से जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हिपैटिक लीवर को कहते हैं। अब लीवर का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म करवाना, लेकिन मेटाबॉलिज्म हमने कहा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है वो थर्ड फेज है, पहले अब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर जाके मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हमने कहा था कि हम अपनी ड्रग को जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। तो जो हमारे मेटाबोलाइट्स होंगे वो पोलर फॉर्म में होंगे, वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म बॉडी में जो है वो हम तब करवाते हैं जब हमें अपनी ड्रग का जो है वो फंक्शन इजीली मिल चुका हो, या हमारी ड्रग जो है वो अपना मेन फंक्शन या एक्शन जो है वो दे चुकी हो, ठीक है, जो भी उसका थेरेपेटिक गोल था वो अचीव हो चुका हो। लेकिन हम कहते हैं कि फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ये क्या है। तो लेट्स सपोज हम जो है वो ओरल रूट से कोई ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि ओरल रूट की जो ड्रग है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से। तो ओरल रूट से हम जो है वो कोई ड्रग लेते हैं, और ये ड्रग जो है वो ओरल रूट से होती हुई ऑब्वियसली हमारे स्टमक में जाएगी। अब स्टमक से या इंटेस्टाइन से जो क्या होगा, पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो एक्शन में आएगी। अब पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है, पोर्टल सर्कुलेशन हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, या जो वो वेन्स हैं, पोर्टल वेन्स जिनको कहते हैं। अब ये वेन्स क्या करती हैं, ये हमारी जो है वो डाइट से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में जो जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऑब्जॉर्ब करके तो पोर्टल सर्कुलेशन में भेजा जाता है, और वो पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर लीवर के पास जाती है, जहाँ पे लीवर जो है वो डिसाइड करता है कि इनको हमने इस एनर्जी को या इस एनर्जी सोर्स को जो है वो यूज करना है या इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज अगर होगा तो वो यहाँ तो यूज हो जाएगा जो हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हमारी ड्रग जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलती है या ड्रग्स के साथ मिलती है, तो वो ड्रग के पार्टिकल्स भी जो हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले पहले वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगे, उन वेन्स में जाएंगे जो स्टमक को कनेक्ट कर रही है लीवर के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो स्टमक को कनेक्ट करती है लीवर के साथ, तो स्टमक से जितने भी हमारे पास जो है ड्रग पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, उनको लेके वो अल्टीमेटली लीवर के पास जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो हमने ओरल रूट से ड्रग ली, ओरल रूट से ड्रग होती हुई स्टमक में गई, स्टमक में जाके डिसॉल्व हुई, डिसइंटीग्रेट हुई, फिर अल्टीमेटली जो है वो अब्जॉर्ब होकर कहाँ पे चली गई, पोर्टल सर्कुलेशन में। अब पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो क्या करती है, पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो हमारी ड्रग को लेके लीवर में जाती है, और लीवर जो है वो उस ड्रग को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा। लीवर का जो है वो काम है मेटाबॉलिज्म करवाना, ठीक है। तो लीवर जो है वो हमारी ड्रग को मेटाबोलाइज करवाना शुरू कर देगा। तो अब जो है वो हमारा ब्लड लीवर के अंदर से जो है वो गुजर रहा है एक खास स्पीड से। अब वो कितनी स्पीड से गुजर रहा है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कितनी ड्रग जो है वो उस ब्लड के गुजरते गुजरते उसमें जितनी ड्रग है उसमें से कितना पोर्शन जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फेस करेगा, या उसमें जो है वो कितनी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है जो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो वो हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज अगर हमने 100 mg टैबलेट ली तो उसमें से 25-30 mg जो टैबलेट है ओरल रूट के थ्रू वो मेटाबोलाइज हो जाती है बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो लीवर से होकर फिर ये ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, और उस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंचती है उसमें हमारी जो अनचेंज्ड ड्रग होती है वो ऑलमोस्ट 70% या 75% जो है वो रह चुकी होती है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि इसमें से 30% 25% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबोलाइट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गई है, उसका जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इससे जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या हो रही है, हमारी बायो अवेलेबिलिटी। हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100 जो परसेंट थी किसमें, आईवी के रूट में, जिसमें हम कहते हैं डायरेक्टली वेज में हमारी जो है वो ड्रग जाती है। तो वही बायो अवेलेबिलिटी जब हम ओरल रूट में देखते हैं तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है, और उसमें जो है वो 70% 80% 60% तक जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म या ये जो है वो फिनोमिना सिर्फ ओरल रूट में जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर हम आईवी रूट को चूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी आती है।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइन और लिवर लिमिट्स द एफिकेसी ऑफ मैनी ओरल मेडिकेशंस जिनको हम ओरल रूट से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोर देन 90% ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज क्लियर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि अब हमने लेट्स सपोज नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ओरल रूट से लेते हैं, अगर मतलब स्टमक में जाती है और स्टमक से जो है वो 90% जो है वो मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते ही उसका जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। हेंस इट इज़ प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेड विद सबलिंगुअल, या तो इसको जो है वो हम टंग के नीचे या जुबान के नीचे रखते हैं, या फिर इसको जो है वो ट्रांसडर्मल रूट या ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं, जो हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो हमने देखा। अब नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास जो है वो वेजोडाइलेटर है, और वेजोडाइलेटर जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। तो ये हम जो है वो हार्ट अटैक के केसेस में या इमरजेंसी केसेस में जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हों, और अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है उसको हम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकें, नॉर्मल करने की तरफ जो है वो लेके आ सकें। Drugs with high first pass metabolism should be given in doses sufficient to ensure that enough active drug reaches the desired site of action। ठीक है, डिजायर साइट ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, जो हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज हैं, जिन तक हमारी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारी ड्रग को लेके जाएगी। तो अगर हम मतलब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ड्रग है वो 30-40% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले पहले ही। तो जो 60-70% सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी उसी ड्रग की फिर फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अवेलेबल ड्रग है वो ऑलरेडी 30% कम हो गई है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो अपनी ड्रग की डोज को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का। तो बाकी जो है वो फैक्टर्स हम बायो अवेलेबिलिटी के जो इसको डिसरप्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है वो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। उसमें हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। अब अगर हम जो है वो जीआईटी से बात कर रहे हैं कि हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में कोई ड्रग आ गई है, अब इसको यहाँ से हमने अब्जॉर्ब करवाना है, तो वो किन किन मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब हो सकती है। नंबर वन, पैसिव डिफ्यूजन, कि हमारे पास जो है वो स्टोमक में या इंटेस्टाइन में जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ पे इसने डिफ्यूज़ होके जाना है लाइक पोर्टल सर्कुलेशन में, वहाँ पे जो है वो इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी, उसको हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं कि एक साइड पे जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ड्रग जो है वो वहाँ से मूव करेगी दूसरी साइड पे अक्रॉस अ मेम्ब्रेन separating two body compartments। ठीक है, in other words the drug moves from a region of high concentration to region of low concentration। ठीक है, passive diffusion does not involve a carrier, is not saturable and show a low structural specificity। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं कि पैसिव डिफ्यूजन में हमें ना तो एनर्जी चाहिए ना हमें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। अब कैरियर प्रोटीन का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी मेम्ब्रेन में जो है वो 10 प्रोटीन्स अवेलेबल है, तो वो एक टाइम पे 10 ड्रग मालिक्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, जिसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि हमें जो है वो किसी भी किस्म के कैरियर की जरूरत नहीं होती। अब कैरियर की जरूरत नहीं है तो कैरियर के सैचुरेटेड होने का भी जो है वो कोई कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नजर नहीं आता कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 10 कैरियर प्रोटीन्स ही थी, वो 10 की 10 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं, इसके बाद जो है वो हमारी ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता या नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है, हमारी ड्रग जो है वो खुद बहुत मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर अब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग है वो इसी मैकेनिज्म पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि जब हम ड्रग लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में वो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बाकी बॉडी में जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन कम है, तो पोर्टल सर्कुलेशन में जो है वो कम कंसंट्रेशन होने की वजह से उस तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्वस चैनल्स। अब हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप लोग एफएससी में पढ़ गए हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसमें जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड बाइलेयर की वजह से वो सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को अंदर से गुजरने देती है जो लिपोफिलिक होती हैं। ठीक है, तो लिपोफिलिक जो लिपिड लविंग ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो अगर हमारे पास कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो क्या करेंगी, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं थ्रू एक्वस चैनल्स और पोर्स। तो सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स बने होंगे या एक्वस चैनल्स बने होंगे उनको क्रॉस करेगी या उनमें से गुजर के जो है वो हमारी ड्रग्स जाएंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो सेल में इसमें यहाँ पे जो है वो कोई सेल बना हुआ है। ठीक है, तो उस सेल में जो है वो हमारे पास डिफरेंट पोर्स बने होंगे या फिर एक्वस चैनल्स बने होंगे जिसके अंदर से जो है वो हमारी ड्रग जो है वो पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, डायरेक्टली इस
के अंदर से या इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। वेयर एज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो लिपोफिलिक हैं वो अक्रॉस द मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर से ही जो है वो इजीली क्रॉस कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायग्राम में शो किया गया है। अगर हम बात करें पैसिव डिफ्यूजन की, तो पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो दो तरह से हो रही है, पैसिव डिफ्यूजन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन कहाँ से जा रही हैं, किसी ना किसी जो है वो एक्वस पोर के थ्रू या फिर जो है वो किसी एक्वस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से अगेन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ड्रग मूव कर रही है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रही है, उसको कोई भी चीज़ नहीं रोक रही, क्योंकि ड्रग जो है वो हाईली लिपोफिलिक है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोफिलिक चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को गुजरने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने देगी, तो अल्टीमेटली जो लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी वो इसमें से इजीली गुजर सकेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पैसिव डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमारी जो है वो ड्रग खुद से जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होती है जो कहती है कि मैं जो है वो तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें अपने अंदर से जो है वो पास आउट करवा देती हूँ। अब ये कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन के जो है वो इन बिटवीन ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक साइड जो है वो इनकी मेम्ब्रेन के उस साइड पे होगी और एक साइड जो है वो सेल के अंदर होगी, तो अल्टीमेटली सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हमारी जो ड्रग्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है। Other agents can enter through cell membrane, cell specialized transmembrane carrier proteins that facilitate the passage of large molecules. These carrier proteins undergo conformational changes, allowing the passage of drugs or endogenous molecules into the interior of cells. ठीक है, इनमें conformational changes होती हैं, जैसे ड्रग कोई आगे इनके अटैच होती है, ये जो है वो अपनी conformational change करते हैं और अल्टीमेटली उस ड्रग को जो है वो अंदर मूव करवा देते हैं। देन हमारे पास जो है वो इसमें कोई ऐसी चीज़, दिस प्रोसेस इज नॉट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कैन बी सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, तो कैरियर प्रोटीन्स लेट्स सपोज जितनी इन्वॉल्व थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई हैं, तो क्या होगा, सैचुरेशन का जो है वो हमें फिनोमिना देखना पड़ेगा, तो सैचुरेशन जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हो सकती है। देन हमारे पास जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जो है वो खुद बहुत मूवमेंट जो है वो होगी। अब हम कहते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना और उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ड्रग की अब्जॉर्प्शन करवाना। तो अब ये हमारे पास जो है वो क्या है, involves specific carrier proteins that span the membrane. A drug molecules that closely resemble the structure of naturally occurring metabolites are actively transported across cell membrane using specific carrier proteins. लेकिन इसमें जो है वो कैरियर प्रोटीन होने के साथ साथ जो है वो एनर्जी की डिमांड भी करती हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में यूज होगी। एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्रिवन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होगा, ठीक है। ये पिक्चर में जैसे हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा है, कोई ड्रग ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है जो ड्रग को रिसीव करेगा और अल्टीमेटली उस ड्रग को जो है वो दूसरी साइड पे मूव करेगा जहाँ पे ऑलरेडी ड्रग की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। लेकिन अब आपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आना है तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, तो वो जोर जो है वो हमें एनर्जी की फॉर्म में जो है वो एटीपी से मिलता है, ठीक है। तो एटीपी जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, उसमें से एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी और एटीपी पीछे बच जाएगा और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है वो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स किसी भी मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। देन हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन का फिनोमिना अगर हम देखें तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ड्रग की मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होगा, तो उसको जो है वो उसमें वैक्यूल्स में कन्वर्ट करके तो अल्टीमेटली हमारी जो मेम्ब्रेन है वो उसको अंदर की तरफ मूव करवा देती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो अगर कोई चीज़ या कोई मॉलिक्यूल्स या कोई टॉक्सिन जो है वो सेल से बाहर भेजना हो और वो भी जो है वो अगेन आके सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे जो है वो आके अटैच हो जाएगा और उस सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका वैक्यूल बना के उसको जो है वो बाहर शिफ्ट कर देती है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ड्रग्स ऑफ एक्सेप्शनली लार्ज साइज, जो मतलब मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग बाय सेल, कि जैसे ही वो सेल के पास आके ड्रग अटैच होगी उसको इनगल्फ कर लेगा। एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग
फिल्ड वेसिकल्स, तो ये जो वेसिकल्स बनते हैं उनको जो है वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सोसाइटोसिस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो अंदर से अगर हमने कोई चीज़ बाहर भेजनी हो तो उसको हम जो है वो एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर हम कोई सॉलिड पार्टिकल्स उसको जो है वो अंदर मूव करवा रहे हैं तो पिकोसाइटो इसमें हमारे पास जो है वो एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस जो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और उसमें हमारे पास जो है वो पिकोसाइटोसिस जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो अभी तक के लिए जो है वो आप यही चीज़ें रखें कि हमारे पास जो है वो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो अब्जॉर्प्शन हो रही है ड्रग की, उसमें पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये थे हमारे पास जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म जिनके थ्रू अब्जॉर्प्शन हो रही है। अब जो है वो हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं जो हमारी अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको जो है वो कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग अब्जॉर्प्शन, कि हमारी जो है वो बॉडी की पीएच जो है वो कैसी होगी और अल्टीमेटली उसका जो है वो अब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होगा। अब हमारी जो ड्रग्स हैं, मोस्ट ड्रग्स आर इधर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, तो हमारी जो ड्रग्स हैं वो या तो वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेसिस होती हैं और इसी फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो, ये जो आपको एच ए नज़र आ रहा है, तो ये वीक एसिडिक ड्रग ये क्या करती हैं, रिलीज अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को रिलीज करती हैं जो कि चार्ज पार्टिकल होता है एच पॉजिटिव, ठीक है, कॉजिंग अ चार्ज एनाइन, और साथ जो है वो एक चार्ज एनाइन बनाती हैं। लेकिन हमारी जो ड्रग है वो जब तक नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है, जो कि हमारे पास जो है वो एच ए जो फॉर्म में है एसिडिक ड्रग, जब तक ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है तब तक हमारी जो ड्रग है वो किसी भी मेम्ब्रेन से पास आउट कर सकती है। लेकिन जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाती है तो ये जो आयंस हैं जिनके ऊपर आयनिक चार्ज है और आयंस की प्रेजेंस, हम कहते हैं कि ये हमारे जो मालिक्यूल्स हैं ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये पोलर फॉर्म में जो हमारे मालिक्यूल्स हैं ये हमारी मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो जब चार्ज पार्टिकल हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाके उससे रिपेल होके वापस आ रहे हैं। और अगर वहीं पे हम बात करें कि हमारे पास जो है वो वीक एसिडिक में जो नॉन आयोनाइज्ड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एसिडिक ड्रग का, वो जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर रहा है, तो मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए जो है वो लिपोफिलिक होना ज़रूरी है और लिपोफिलिक के साथ साथ जो है वो अनआयोनाइज्ड या फिर न्यूट्रल होना ज़रूरी है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो वीक बेसिस, जब वीक बेसिस जो हैं वो पूरे एक प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं बी एच की फॉर्म में, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, तो बी एच पॉजिटिव जो है वो कैन आल्सो रिलीज एन एच पॉजिटिव, तो बी एच पॉजिटिव जो है वो भी एक प्रोटॉन रिलीज करती हैं जो कि एच पॉजिटिव होता है। हाउएवर द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रग इज यूजली चार्ज्ड, तो इसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, जब जब तक इसने जो है वो प्रोटॉन रिलीज नहीं किया तब तक इसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसके ऊपर चार्ज होता है। एसिडिक ड्रग की हमने प्रोटोनेटेड फॉर्म देखी थी तो वो अनचार्ज होती थी, वो न्यूट्रल होती थी, लेकिन बेसिक्स में जो इसमें बेसिक ड्रग्स हैं या वीक बेसिक ड्रग्स हैं उनमें हमारी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है ड्रग की वो चार्ज होती है, लेकिन जब वो एक प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं तो उनमें जो ड्रग है, जो बेस हमारे पास या बेसिक ड्रग बनती हैं वो न्यूट्रल बनती हैं, अनचार्ज बनती हैं। तो जो वीक बेसिक ड्रग्स हैं वो जब एक प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगी, यानी जब उनके पास चार्ज होगा तो वो रिपेल हो जाएंगी, मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकेंगी। लेकिन वही ड्रग जब अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देगी तो अल्टीमेटली वो न्यूट्रल जो बेसिक ड्रग है वो मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो है वो अनचार्ज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास एसिडिक में है तो प्रोटोनेटेड एच ए फॉर्म, बेसिक में है तो सिंपल जो है वो बेसिक फॉर्म, तो ये हमारे पास जो है वो अगर किसी भी ड्रग पे चार्ज आ जाएगा तो उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना मुश्किल हो जाता है, वो मेम्ब्रेन के अंदर से जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो लिपिड बाइलेयर है वो इसको अलो नहीं करता। और मेटाबॉलिज्म जो है वो हम इसीलिए करवाते हैं कि हम इन पे कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस करवा सकें, इंट्रोड्यूस करवा सकें, ताकि हमारी जो ड्रग है वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके और हाइड्रोफिलिक होके, वाटर लविंग होके ये जो है वो बॉडी से निकल सके। तो जब तक हमारी ड्रग पे चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तब तक जो है वो लिपोफिलिक होती है और लिपोफिलिक होने की वजह से वो मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो सकती है। लेकिन जब उस पर कोई चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया जैसे मेटाबॉलिज्म में करवाया जाता है तो वो जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो इनकी आयोनाइज्ड फॉर्म है ये वाटर लविंग हो जाती है, लिपिड लविंग नहीं रहती, तो लिपिड में से इसलिए जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती और अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है जब वो यूरिन के साथ मिलती है, ठीक है। तो ये हम एक्सक्रीशन में भी देखेंगे। तो मेजरली हमारे पास जो है वो पीएच का जो इम्पैक्ट था
हमारी ड्रग्स पे, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रग की अब्जॉर्प्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्लड फ्लो टू दी अब्जॉर्प्शन साइट। अब जहाँ से हमारी जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब होनी है, उस तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कैसा है, मतलब अगर पोर्टर सर्कुलेशन में भी जो है वो ड्रग अब्जॉर्ब होकर जाएगी तो उस तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कैसा है। अगर तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा है और वो हमारी जो है वो कैपिलरी एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें ड्रग जो है वो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगी। अगर जो है वो ब्लड की सप्लाई कम आ रही है उस साइड की तरफ जहाँ से ड्रग ने अब्जॉर्ब होना है, तो ड्रग कहाँ से अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ड्रग जो है वो भी स्टमक में है। स्टमक में जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिसॉल्व हुई और थोड़ा सा पोर्शन उसका जो है वो इंटेस्टाइन में चला गया। तो स्टमक से और इंटेस्टाइन से जो है वो हमारी ड्रग अब्जॉर्ब होगी। तो उस तरफ अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा होगा तो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। द इंटेस्टाइन्स रिसीव मच मोर ब्लड देन द स्टमक, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो स्टमक की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जिग जैग मैनर में जो है वो बॉडी में एग्जिस्ट करती है और इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। सो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इज फेवर्ड ओवर द स्टमक। तो जब हमारी ड्रग जो है वो स्टमक में इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो तब जो है वो इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। देन हम जो है वो टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन के, अब जहाँ से जिस साइड से अब्जॉर्प्शन हो रही है उस साइड का जो है वो सरफेस एरिया जो है वो कितना ज़्यादा है। तो स्टमक का सरफेस एरिया हमें पता है बिल्कुल थोड़ा सा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें से ड्रग की जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी। तो इसीलिए जो है वो ड्रग की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज़्यादा फेवरेबल है। With the surface rich in brush borders containing microvilli, the intestine has a surface area of about 1000-fold that of stomach। कि हमारे जो स्टमक का सरफेस एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द ब्लड आएगा और अल्टीमेटली हमारी ड्रग को ऑब्जॉर्ब करके ले जाएगा, उस स्टमक के एरिया से 1000 गुना जो है वो सरफेस एरिया होता है किसका, इंटेस्टाइन का। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं और इन माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो मैक्सिमम ब्लड जो है वो इनकाउंटर करता है इंटेस्टाइन के साथ उसके आसपास। ठीक है, तो हमारी जो है वो ड्रग उसमें से मैक्सिमम जो है वो जितना सरफेस एरिया उसका फिर ज़्यादा होगा उतनी जो है वो मैक्सिमम ड्रग जो है वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट टाइम, कि हमारी जो ड्रग है जिसने अब्जॉर्ब होना था स्टमक से या इंटेस्टाइन से, उसका और ब्लड का जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट टाइम कितना है। ठीक है, अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जितना जो है वो ज़्यादा टाइम मिलेगा ब्लड को और ड्रग को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में, उतनी ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। अगर एक ड्रग जो है वो स्टमक में आई और इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से फ़ौरन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, तो कॉन्टैक्ट टाइम जितना कम मिलेगा उतना कम टाइम मिलेगा उसको ड्रग को अब्जॉर्ब करने के लिए, और अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी। इफ़ अ ड्रग्स मूव्स थ्रू द जीआईटी ट्रैक वेरी क्विकली एज कैन हैपन विद सीवियर डायरिया, कि डायरिया के केस में क्या होता है, हमारी जीआई मोटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इधर से हमने कोई मील लिया, इधर से हमने कोई ड्रग ली, वो जो है वो फ़ौरन से जीआईटी मोटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन है जिसमें जीआई ट्रैक जो है वो बहुत क्विकली मूव कर रहा है तो हमारी ड्रग जो है वो उस मील के साथ या वैसे ही जो है वो ओवरऑल क्विकली मूव कर जाएगी और उसको जो है वो अब्जॉर्ब होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो कम हो जाएगा। कन्वर्सली एनीथिंग दैट डिलेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन डिलेज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब हम जो है वो किसी ऐसे फिनोमेना की बात कर रहे हैं कि हमारी जो ड्रग है वो स्टमक में ही स्टक होकर रह जाए और वो जो है वो इंटेस्टाइन में ना जा सके या उसके इंटेस्टाइन में जाने का जो प्रोसेस है उसको डिले कर दिया जाए। अब हमने कहा कि हमारी जो ड्रग है वो मेजरली अब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन से। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो है वो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा आता है, इंटेस्टाइन के पास जो है वो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम जो है वो ड्रग को कोई ऐसा मतलब जो है वो इशू हो जाए बॉडी में जो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने वाली ड्रग का जो प्रोसेस है उसको डिले कर दे, तो अल्टीमेटली उससे भी हमारी जो है वो अब्जॉर्प्शन कम भी होगी और डिले भी होगी। ठीक है, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि ड्रग टेकन विद जनरली विद द मील इज जनरली अब्जॉर्ब मोर स्लोली, कि अगर हम किसी मील के साथ ड्रग को लेते हैं तो वो ज़्यादा स्लो जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि उसको स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन हमारे पास जो है वो एक और फैक्टर है जो
अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अभी हमने जिक्र किया कि जो मेम्ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर होता है, कुछ अंदर होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मालिक्यूल्स, तो जो हमारे पास जो है वो कैरियर प्रोटीन के तौर पर काम कर रही है और अल्टीमेटली जो है वो उसमें हमारी जो स्टमक से या इंटेस्टाइन से जो है वो ड्रग को लेके कहाँ पे लेके जा रही है, पोर्टल सर्कुलेशन में या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। It is expressed in tissues throughout the body, including the liver, kidney, placenta, intestine, and brain capillaries, and is involved in transportation of drug from tissues to the blood। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज में जो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे भी डिफरेंट सेल्स हैं और उन सेल्स में ही मौजूद ये सेल मेम्ब्रेन और उस पर मौजूद पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ड्रग के ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करती है। That is, it pumps drug out of these cells. Thus, in areas of high expression, P glycoprotein reduces drug absorption। अब P glycoprotein का काम क्या है कि वो ड्रग को जो सेल के अंदर मौजूद होती है उसको पंप करके ड्रग को सेल से बाहर निकाल देती है। अब हम कह रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन जो है वो जितनी मतलब अच्छी होगी सेल के अंदर उतनी ड्रग ज़्यादा जाएगी। तो जहाँ पे हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जिन ऑर्गन्स में, वहाँ पे जो है वो ड्रग की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनली जो है वो जैसे ही ड्रग थोड़ी सी अब्जॉर्ब होकर अंदर जाएगी वो उसको पंप आउट करती जाएगी, ठीक है। इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग मैनी ड्रग्स आउट ऑफ द सेल, इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। कि अगर हम जो है वो पी ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो जैसे ड्रग को बाहर भेजती है, इसी तरह से वो ड्रग में जो है वो रेजिस्टेंस भी डेवलप करवाने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल आ गया। उसके बाद हमने देखा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी के जो है वो आगे फैक्टर्स हैं डिफरेंट, कि बायो अवेलेबिलिटी किन फैक्टर से जो है वो अफेक्ट होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि वो कंसंट्रेशन या फिर वो रेट एंड एक्सटेंट जिसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेड ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है, ठीक है। तो अनचेंज्ड फॉर्म में कितनी ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, वो चीज़ जो है वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को वाज़िया करेगी या शो करेगी, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो क्विकली देखते हैं कि हमारी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी उसको हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं, कि अगर हमने बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम जो है वो कैसे कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग प्लाज्मा लेवल्स ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट। लेट्स सपोज हमने जो है वो ओरल रूट से एक ड्रग दी विद लेवल्स अचीव्ड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने जो है वो कोई ड्रग ओरल रूट से दी, उससे हमें जो है वो कितनी बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी उसको हम कंपेयर करते हैं उससे जो उसी ड्रग को आईवी के रूट से देने से हमें जो है वो उसके लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो है वो पैनाडोल की एक टैबलेट है, ठीक है, उसको जो है वो हमने किसी भी पेशेंट को खिलाया और उससे हम देखते हैं कि इसमें कितनी बायो अवेलेबिलिटी आएगी जो हमने ओरल रूट से ड्रग दी उसमें, ठीक है। अब वही हम जो है वो पैनाडोल का इंजेक्शन देंगे उसको आईवी के रूट के थ्रू, ठीक है, और आईवी के रूट के थ्रू जो बायो अवेलेबिलिटी आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे ओरल रूट वाली बायो अवेलेबिलिटी से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपैरिजन आ जाएगा कि हमने जो है वो एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी इनटू 1000, तो ये हमारे पास जो है वो बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो है वो एरिया अंडर कर्व क्या है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व के हमने जो है वो एक ग्राफ ड्रा किया और उस ग्राफ में हम जो है वो ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास इसमें हम बता रहे हैं कि हमने एरिया अंडर कर्व जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। एक साइड पे हमने जो है वो टाइम ले लिया, एक साइड पे हमने जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ले ली। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेट्स सपोज हमने पहले आईवी इंजेक्शन लगाया उस पेशेंट को सेम ड्रग का जिस ड्रग को हमने ओरली देना है। तो जब हमने उसको इंजेक्शन लगाया तो 100% ड्रग जो है वो उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, क्योंकि हमने आईवी में कहा था कि हमारी एब्जॉर्प्शन 100% होती है, ठीक है, कोई उसमें कोई इशू नहीं होता। तो 100% ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग की जो है वो कितनी आई, 100%, ठीक है। अब इस 100% से जो है वो विद टाइम उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती गई, मेटाबोलाइज होती गई, बॉडी से एक्सक्रीट होती गई, अल्टीमेटली ज़ीरो आ गई। तो अब इसके नीचे जो सारे का सारा एरिया है ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व है किसका, आईवी का, ठीक है। तो ये एरिया अंडर कर्व है आईवी रूट का, उस ड्रग के स्पेसिफिकली जो है वो आईवी रूट का जो एरिया अंडर कर्व है वो ये सारा आ जाएगा उस नीचे। देन हमने जो है वही ड्रग ओरल रूट से दी, ओरल रूट में जब हमने जो है वो ड्रग दी वो स्टमक में गई, स्टमक से जाके वो पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन से जाके वो लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ थोड़ा सा ड्रग का, फिर 70% 80% ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच गई जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अब जो है वो एरिया ओरल में जो है वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंची वो विद टाइम जो है वो पहले थोड़ी सी इंक्रीज हुई,
ठीक है, जितनी ड्रग अब्ज़ॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी, उतनी हमारे पास जो है वो अच्छी पीक आएगी। तो ये पीक जो है वो विद टाइम इंक्रीज़ हुई और अल्टीमेटली फिर ड्रग का मेटाबॉलिज़्म शुरू हो गया और ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो गई। तो ये जो हमारे पास एरिया अंडर कर्व आएगा, वो जो कर्व ओरल रूट के थ्रू बनी थी, वो हमारे पास एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल आएगा। तो ओरल का एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय ओवरऑल जो एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी है, उन दोनों को हम डिवाइड करके 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि बायो अवेलेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो जितना ज़्यादा होगा किसी भी ड्रग का, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो मेजरली ओरल रूट्स के थ्रू होता है। तो जितना ज़्यादा वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रग की कम होगी। देन जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, अगर कोई ड्रग जो है वो सॉल्युबल बहुत कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी के हमारे पास जो है वो कोई ड्रग गई स्टमक में और स्टमक में जाके वो स्टमक के सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही नहीं हो पा रही, ठीक है, तो थोड़ी सी उसकी सॉल्युबिलिटी तो चाहिए ताकि वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो और अल्टीमेटली उसको ऑब्जॉर्ब किया जा सके। तो उस केस में क्या है, वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा वाटर लविंग है और पुअरली ऑब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड रिच सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग्स को अपने अंदर से गुजरने देगी। तो जो ड्रग्स हाईली या वेरी हाइड्रोफिलिक हैं, जो वाटर लविंग हैं, वो इसमें से गुजर नहीं सकेंगी। पैराडॉक्सिकली ड्रग्स दैट आर एक्सट्रीमली लिपोफिलिक, अब एक बात तो हमने जनरली की कि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं वो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती, चलें जी ठीक है, तो मेम्ब्रेन से फिर कौन सी ड्रग गुजरेंगी, जो लिपोफिलिक होंगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक ड्रग हैं, जो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हैं, आर आल्सो पुअरली अब्जॉर्ब। अब ये क्या बात हुई, एक तरफ वो कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स हैं, वाटर लविंग ड्रग्स, वो नहीं गुजर सकती मेम्ब्रेन से। चलें जी ठीक है, हमने मान लिया मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है, मेम्ब्रेन में जो है वो लिपोफिलिक ड्रग्स सिर्फ गुजर सकती हैं, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो नहीं गुजर सकती। लेकिन वो कह रहा है कि जो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो भी पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि साथ में वर्ड यूज़ हुआ एक्सट्रीमली लिपोफिलिक। तो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक के लिए क्या है, बिकॉज़ दे आर टोटली इनसॉल्युबल इन एक्वस बॉडी फ्लूइड्स। अब कोई भी जो है वो ड्रग स्टमक में गई, ठीक है? और स्टमक में जो है वो थोड़ा-सा एक्वस फ्लूइड है, जो हमने मील में लिया, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं। अब उस फ्लूइड को जो है वो, डायग्राम मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है वो चीज़ों को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करें, ठीक है? तो ये स्टमक है, स्टमक में जो है वो टैबलेट गई, टैबलेट के पार्टिकल्स गए। अब उस टैबलेट के पार्टिकल्स को जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होना है थोड़ा-सा, ताकि वो इस एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट बन सके। इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी-सी इसकी बेहतर होगी, फिर जो है वो इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये इस मेम्ब्रेन से निकल के तो हमारी जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में जा सकेगा, दूसरी मेम्ब्रेन में जा सकेगा। तो इस मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए तो चलो लिपोफिलिसिटी चाहिए, एक ड्रग की लिपोफिलिसिटी जो है वो इसमें से गुजर जाएगी। लेकिन अगर एक ड्रग जो है वो हाईली या एक्सट्रीमली लिपोफिलिक है, वो इतनी लिपिड लविंग है कि वो इस एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टमक के अंदर मौजूद है, वो इसमें थोड़ी-सी सॉल्युबल ही नहीं हो रही, इसका पार्ट ही नहीं बन रही। तो जब तक इसका पार्ट नहीं बनेगी तब तक वो जो है वो इस मेम्ब्रेन में से गुजरने के काबिल नहीं होगी। तो इस एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए हमारी ड्रग को जो है वो थोड़ा-सा हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा। क्या वो बहुत ज़्यादा अगर लिपोफिलिक होगी तो वो उसमें सॉल्युबल ही नहीं होगी स्टमक में, तो स्टमक के सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगी तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो ये कांसेप्ट जो है वो आपने यहाँ पे समझना है। देन जो है वो केमिकल इंस्टेबिलिटी, अगर कुछ ड्रग्स जो हैं जैसे पेनिसिलिन जी है, वो स्टमक की पीएच की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती हैं, डिकम्पोज़ हो जाती हैं, तो उनकी जो है वो एक अच्छी खासी कंसंट्रेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जीआई ट्रैक्ट में बाय डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, तो इंसुलिन भी जो है वो हम अगर ओरल रूट से देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। देन जो है वो नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन, तो उसमें वही बात आ जाएगी कि हमारी ड्रग जो है वो किस नेचर की है, उसका पार्टिकल साइज़ कितना है। अगर पार्टिकल साइज़ जो है वो कम होगा तो अब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी, मेम्ब्रेन से गुज़रना अच्छा होगा। सॉल्ट फॉर्म में है कि नहीं है, वो आयंस की फॉर्म में है कि नहीं है, वो चीज़ें, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज़म के उसका जो है वो शेप किस तरह से है। देन इंटेरिक कोटिंग, अगर इंटेरिक कोटिंग होगी तो स्टमक की पीएच से जो है वो ड्रग ईज़िली निकल सकेगी। एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स सच एज़ बाइंडर्स एंड डिस्पर्सिंग एजेंट, तो जो एक्सिपिएंट्स हैं वो उसमें हैं कि नहीं है। अगर बाइंडर बहुत ज़्यादा है तो वो उसको बाइंड करके रखेगा, उसको सेपरेट नहीं होने देगा। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन हमारे पास जो है वो थोड़ा-सा एक टॉपिक है, बायो एक्विवेलेंस क्या होती है और थेराप्यूटिक एक्विवेलेंस क्या होती है। तो बायो एक्विवेलेंस 2 ऐसी ड्रग्स जिनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कंपेरेबल हो या एक जैसी हो, ठीक है? तो उसको हम जो है वो
क्या कहते हैं, बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स या बायो इक्विवेलेंस। तो थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस जिनका जो है वो ट्रीटमेंट एक जैसा हो या जिनके जो है वो इफेक्ट्स जो है वो बॉडी में एक जैसे हों, तो ये जो है वो यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बायो इक्विवेलेंस का बताया, तो साथ में जो है वो थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस का भी बता दिया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, 6th एडिशन लिपनकॉर्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे।